भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में साइप्रस एक बड़ी महत्वपूर्ण विजिट के लिए गए। साइप्रस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि टर्की को, जिसने हाल ही में पाकिस्तान का समर्थन किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद, इस कॉन्टेक्स्ट में टर्की को एक जवाब देने के लिए साइप्रस की ये विजिट ज़रूरी थी। पर साइप्रस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इस वीडियो के तहत आपको वो ईजीली मैं समझा दूँ, और साथ में कि भारत का साइप्रस से अब क्या नाता होने वाला है आगे, उसको भी हम समझ लें। 1400 BC से साइप्रस जो है वो ग्रीस का पार्ट हुआ करता था। वहाँ पर जो लोग रहते थे वो ग्रीक्स होते थे उस समय, क्योंकि साइप्रस ग्रीस का ही हिस्सा होता था। साइप्रस में ग्रीक कल्चर, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक हिस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट है। 1571 में ओटोमन एम्पायर आया। ओटोमन एम्पायर आने के बाद जब तक ओटोमन एम्पायर 1878 तक रहा, तो उस समय जो साइप्रस में ग्रीक्स रहते थे, जो क्रिश्चियंस थे, उनके साथ साथ ओटोमन एम्पायर की वजह से कुछ मुसलमानों का भी वहाँ पर रहना वहना शुरू हुआ। इसकी वजह से जो पूरा साइप्रस था उसकी पॉपुलेशन में एक बदलाव आया। 1571 से 1878 तक जब तक ओटोमन एम्पायर था, इस पूरे पीरियड में बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे ओटोमन एम्पायर वाले, उन्होंने अपना रहना सहना वहाँ पर शुरू करा। 1878 में ओटोमन एम्पायर से साइप्रस को ब्रिटिश ने उस समय छीन लिया। ब्रिटिश ने छीनने के बाद ओटोमन एम्पायर की इस टेरिटरी साइप्रस में जो क्रिश्चियंस रहते थे, जो ग्रीक डिसेंट वाले थे, उनको सपोर्ट करके नर्चर किया। लेकिन 1925 में, ध्यान दीजिए, 1925 में ब्रिटिश ने साइप्रस को फॉर्मली एनेक्स किया, और एनेक्स करके 1960 तक उसको बेसिकली रूल किया। लेकिन जब उसने उसको रूल किया 1960 तक, 1925 से, उस समय परिस्थिति ये थी कि जब 1960 में ब्रिटिश ने आज़ादी साइप्रस को दी, तो साइप्रस की पॉपुलेशन दो गुटों में बटी हुई थी। एक ग्रुप था जिनको ग्रीक सिप्रियट्स कहते हैं। ये वो लोग थे जो क्रिश्चियंस थे, जो 1400 BC से रह रहे थे, और जो क्रिश्चियंस थे वहाँ पर ग्रीक डिसेंट वाले ग्रीक सिप्रियट्स, और दूसरे थे टर्किश सिप्रियट्स, वो टर्किश डिसेंट के लोग जो ओटोमन एम्पायर के टाइम पर साइप्रस में गए और साइप्रस में जाकर वहाँ के नागरिक बन गए। तो उस समय 1960 में पॉपुलेशन दो गुटों में बटी हुई थी। 1960 में जब ब्रिटिश छोड़कर गए, तो ग्रीक्स और टर्क्स के बीच में एक पावर शेयरिंग अग्रीमेंट भी उन्होंने करवाया। इस पावर शेयरिंग अग्रीमेंट के तहत बात ये बोली गई कि जो साइप्रस का राष्ट्रपति होगा वो बेसिकली ग्रीक सिप्रियट होगा, और उपराष्ट्रपति जो होगा वो टर्किश सिप्रियट सिटीजन होगा। लेकिन ये पावर शेयरिंग अग्रीमेंट 1960 से लेकर 1963 तक ही चला। 1963 के बाद टर्किश सिप्रियट्स और ग्रीक सिप्रियट्स के बीच में लड़ाई चालू हो गई। ये एथनिक क्राइसिस जो है 1974 तक चलता रहा, और 1974 में फाइनली जो टर्की है उसने साइप्रस के ऊपर एक इन्वेजन करके उस साइप्रस आइलैंड का टर्की ने 37% इलाका नॉर्थ में ऑक्यूपाई कर लिया। उस इलाके को ऑक्यूपाई करके 1974 के बाद नॉर्दर्न पार्ट में टर्की ने बनाया टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस। इस टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस को आज की डेट में पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ टर्की मानता है। पूरे विश्व में इस पर्टिकुलर एरिया को और कोई कूटनीतिक लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर मान्यता नहीं देता। और जो सदर्न साइप्रस था वो उस समय बन गया बेसिकली रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री की विजिट हुई वो सदर्न पार्ट ऑफ साइप्रस, 1974 के इस डिवीजन के बाद जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, पहली बात तो वहाँ हुई। प्रधानमंत्री टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस नहीं गए, पर वो बॉर्डर के बहुत कम एकदम पास गए, जहाँ पर टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस के सारे पहाड़ और चोटियाँ बिल्कुल पीछे दिख रही थी, जिससे कि एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज दिया गया टर्की को कि यदि आप अगर हमारे यहाँ पर आके कश्मीर के अंदर खास करके ना पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और उसको जो है असला बारूद देंगे, तो हम भी बिल्कुल आपके घर के बगल में आकर स्ट्रेटेजिक गेम्स खेल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को साइप्रस जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इस समय टर्की के अंदर जो उनका सुल्तान अर्दोगान है वो आज की डेट में ओटोमन एम्पायर का, जो 1571 से 1878 तक था, उस ओटोमन एम्पायर को दोबारा से रिवाइव करना चाहता है। इस रीज़न से वो पाकिस्तान, कतर, हमास, इन जैसे
अलग अलग प्रकार के नापाक देश और संगठनों के साथ जुड़कर एक इस्लामिक आर्क बना रहा है। इस इस्लामिक आर्क में प्रॉक्सी संगठन जिस प्रकार का हमास है, पाकिस्तान जो वैसे ही नाजायज़ प्रॉक्सी ग्रुप्स का समर्थन कर करके अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, ये सारे एकजुट होकर एक इस्लामिक आइडेंटिटी का आर्क बना रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा बेनिफिट तुर्की के साथ जुड़ने का ये मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में तुर्की जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, उसकी जम्मू कश्मीर नीति को लेकर उसको मिलिट्री का इक्विपमेंट देता है ताकि वो भारत को अंडरकट कर पाए। और इस रीज़न से सबसे बड़ी बात, वो एक इस्लामिक अलायंस बनाकर वहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये मत भूलिएगा कि तुर्की आज की डेट में जो अलायंस उसने बनाया है, वो चाहे हमास के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, कतर के साथ हो, जिसमें वो खुद भी है, उस अलायंस को वो इनफॉर्मली कहता है, जो तुर्की के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं काउंटर हेजेमोनिक इस्लामिक अलायंस। इसको काउंटर हेजेमोनिक इस्लामिक अलायंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज जितने इस्लामिक देश बाकी के हैं जो तुर्की से नाखुश हैं, वो भारत जैसे देश के साथ मिलकर एक सेक्युलर काइंड ऑफ मॉडर्नाइज्ड इस्लामिक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विकास, जिसमें कूटनीति और जिसमें एनर्जी डिप्लोमेसी के ऊपर चर्चा हो, रादर देन इस्लामिक आइडेंटिटी के, जो लोगों को और देशों को और पिछड़ा करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अब हमें ये देखने की आवश्यकता है कि भारत साइप्रस को क्यों बढ़ावा दे रहा है। सबसे पहली बात, साइप्रस इस मोमेंट पर यूरोपियन संघ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2026 में यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी साइप्रस के हाथ आने वाली है। भारत के लिए अगर उसको यूरोपियन संघ के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने हैं तो साइप्रस 2026 में एक फलक्रम होगा, एक फोकल पॉइंट होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, साइप्रस जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने विजिट किया, जो कि रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, वो एक प्रो ग्रीस इलाका है। इस इलाके में रूल ऑफ लॉ है। आज भारत ने इस इलाके का समर्थन करते हुए इस इलाके के लोगों के थ्रू तुर्की और बाकी लोगों को एक मैसेज दिया है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस्लामिक एक्सपेंशनिज्म के, इस्लामिक रेडिकलिज्म के खिलाफ हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर साइप्रस में जो एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया रीजनल सिक्योरिटी को लेके, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने की बात करी लिमासोल और लारंका पोर्ट्स में, जहां पर भारत अपने लॉजिस्टिकल स्टेशंस नेवी लेवल पर बनाएगा। नेवी यहां पर आके भारत की जॉइंट एंटी पेट्रोलिंग ऑपरेशंस करेगी और इसके तहत वो रेडार्स का और साथ में अंडर सी अकूस्टिक्स, इसकी गैदरिंग इंटेलिजेंस की यहाँ पर क्वाइटली करेगी। भारत ने साथ में ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम, एक ऐसा फोरम जो कि भारत, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस और इजिप्ट के साथ मिलकर बना रहा है, उसके तहत भारत ने यहाँ पर बोला है कि हम ब्लॉक नंबर 6 और ब्लॉक नंबर 10 साइप्रस के ऑफशोर गैस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर कर यहाँ पर एक अपना परमानेंट स्टेक बनाएंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है पानी में, ऑफशोर टर्किश गैस फील्ड जो है साइप्रस की, जहाँ पर तुर्की कहता है कि ये मेरा इलाका है। भारत की ये हमारे को नीति समझने की आवश्यकता है। भारत आज की डेट में हर एक ऐसे नापाक देश को जो इस प्रकार की गतिविधि करता है उसको सबक सिखाने के लिए कूटनीतिक लेवल पर एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइप्रस के अंतर्राष्ट्रीय पानी में जाकर उसके ब्लॉक 6 और ब्लॉक 10 में इन्वेस्टमेंट कर कर ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन करने से भारत अपना एक परमानेंट दबदबा वहाँ पर टर्की के पास बना लेगी। यही गतिविधि भारत ने वियतनाम के साथ की है। आज वियतनाम और चाइना के बीच में अनबन बनी रहती है साउथ चाइना सी में, जहाँ चाइना बार बार कहता है कि साउथ चाइना सी हमारा है और वियतनाम को वहाँ पर वो किसी भी प्रकार की ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन करने में बाधाएं डालता है। लेकिन वियतनाम के पास अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल एरिया में होता है, उस एरिया में जब वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करता है तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वियतनाम के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं और उन राइट्स का हिस्सा बनते हुए भारत ने भी आज की डेट में वियतनाम के साथ उस एरिया में जाकर अपने दबदबे को और ऑयल एक्सप्लोरेशन को एक्सप्लोर किया है। इससे चाइना को मैसेज दिया है कि हम उस एरिया में बैठे हैं, उस एरिया में ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं जिस एरिया को आप मानते नहीं। तुर्की को साइप्रस के थ्रू यही सिग्नल दिया गया है ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम के तहत। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आज की डेट में अंडर सी, अंडर वाटर केबल मॉनिटरिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करने जा रहा है साइप्रस को। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में भारत को एक बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस ईस्ट मेडिटेरेनियन के वाटर्स में मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने एक बहुत ही कोवर्ट लेवल पर अग्रीमेंट के तहत साइप्रस को बोला है कि हम साइप्रस में
निकोसिया में एक इंडियन जियोपॉलिटिकल एंड लॉ सेंटर बनाने जा रहे हैं। इस इंडियन जियोपॉलिटिकल एंड लॉ सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से असिस्टेंस देकर जितने भी साइप्रस के रिसर्चर्स और स्कॉलर्स हैं उनको वहाँ पर फेलोशिप्स देकर टर्की की तरफ से जितने भी इंटरनेशनल लॉ के वायलेशंस पानी में होते हैं उनकी रिसर्च करवाई जाएगी। ये रिसर्च करवा के जो रिसर्च पेपर्स यहाँ से जनरेट होंगे उनको यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश किया जाएगा। इससे टर्की का जो पूरा का पूरा एक इमेज है, जिस इमेज को वो लेके बैठी है कि वो ग्लोबल एक ह्यूमन राइट का प्रोटेक्टर है, सबसे पहली बात तो वो पूरी की पूरी इमेज टूटेगी, क्योंकि यहाँ पर एक एम्पिरिकेबल रिसर्च के तहत टर्की का एक पूरे के पूरे रियलिटी के पिक्चर का खुलासा होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्दिश इंटेलिजेंस नेटवर्क एक यहाँ पर साइप्रस में एक्टिवेट किया जा रहा है, ताकि जितने भी तुर्की से भागे हुए कुर्दिश लोग हैं इन सारे के सारे कुर्दिश लोगों को पहली बात तो पनाह दी जाए, इनको साइप्रस में ट्रेनिंग दी जाए और यहाँ पर एक भारत सिप्रियट इंटेलिजेंस कॉरिडोर का गठन होगा, जिस गठन के तहत भारत इन कुर्दिश लोगों को यहाँ पर पनाह देकर इनको रेडिकल ट्रेनिंग के थ्रू इनकी जितनी भी रेडिकलाइजेशन तुर्की ने करी है उसके इनपुट्स लेकर इन इनपुट्स को एनजीओज के तहत एम्प्लीफाई करके सबसे महत्वपूर्ण तरीके से फिर से तुर्की के ह्यूमन राइट प्रोटेक्टर की जो इमेज है उसको चैलेंज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर साइप्रस में बहुत सारे तुर्की के एक्स रिटायर्ड मिलिट्री अधिकारी आज की डेट में आकर पनाह ले रहे हैं। ये जो ले रहे हैं अधिकारी पनाह, इनके थ्रू भारत ने जो अब इंडिया सिप्रियट इंटेलिजेंस कॉरिडोर बन रहा है, इस कॉरिडोर के तहत ये इंश्योर किया जाएगा कि तुर्की के वो सारे शेल कंपनीज की इंफॉर्मेशन गैदर की जाए इन डिसिडेंट्स के थ्रू, जो खास करके ये बेसिकली यहाँ पर आके रुके हुए हैं, ताकि इनके थ्रू एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार हो कि किस तरीके से तुर्की शेल कंपनीज का प्रयोग करके आज की डेट में लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद जैसे लोगों को बेसिकली पनाह दे रही है और उस टेररिज्म फाइनेंस का पूरा भंडाफोड़ किया जाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साइप्रस की विजिट के बाद भारत ने ये चीज़ बहुत क्लैरिफाई कर दी है कि साइप्रस इस मोमेंट पर भारत के लिए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का एक नया फॉरवर्ड बेस है, जहां पर भारत के फ्यूचर की सारी गतिविधियां अब आने वाले समय में अनफोल्ड करेंगी। तो आई होप इस विजिट के बाद और इस वीडियो के बाद दोनों चीज़ों की क्लैरिटी, साइप्रस का इतिहास और साइप्रस का महत्व भारत की कूटनीति में अब आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंसाइटफुल डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।